Hello everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper based current affair questions. सबसे पहला क्वेश्चन रिलेट करता है एमएसपी के साथ। पहले ही पेज पे, फ्रंट पेज पे एमएसपी की बात की गई है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्राइस हाइक फॉर द 14 मेजर खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स की ही बात करी जा रही है फिलहाल। तो कैबिनेट ने क्या कर दिया है, प्राइस को हाइक कर दिया है फॉर एमएसपी फॉर दी खरीफ क्रॉप्स, राइट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है। अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो ये सोइंग सीजन है आपके खरीफ क्रॉप्स का। खरीफ क्रॉप्स में जस्ट लाइक राइस आ गया, बाजरा आ गया, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के, राइट। तो अब इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, एमएसपी के बारे में ही है। द एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सोइंग सीजन based on the recommendation of CACP, that is Commission for Agricultural Cost and Prices। यहाँ पे दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं, इनफैक्ट तीन पार्ट्स में हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हैं कि अनाउंस कौन करता है एमएसपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पार्ट देखें, बिगिनिंग ऑफ ईच सोइंग सीजन, क्या फसल उगाने से पहले, जो फसल उगाने का सीजन आया है उससे पहले ही गवर्नमेंट क्या उसको अनाउंस कर देती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। फसल के उगने वाले सीजन, जो फसल अभी ये सीजन है, खरीफ सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे फसल उगाने से पहले ही यहाँ पे बता देंगे कि ये आपको एमएसपी मिलने वाला है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। अब रिकमेंड कौन करता है, ये तीसरा पार्ट है। तो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, क्या ये रिकमेंड करते हैं आपके एमएसपी को। तो बिल्कुल सही बात है, पूरी स्टेटमेंट आपकी सही है, ये पार्ट भी आपका सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे बात आती है अप्रूव कौन करता है। अप्रूव कौन करता है, CCEA, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पे क्या करती है, अप्रूव करती है एमएसपी को। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। रिसेंटली द एमएसपी हैज बीन लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू स्टैट्यूटरी लॉज। यहाँ पे बोला गया है कि एमएसपी को इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया है एक एक्ट पास करके, एक स्टैट्यूटरी लॉ बना के। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए तो फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट में ये डिमांड रखी गई थी कि एमएसपी को प्लीज आप लीगलाइज कर दीजिए, हम प्रोटेस्ट अपना बंद कर देंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक इसको क्या है, लीगलाइज नहीं किया है, इसीलिए आपकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ कमेटीज देखने को मिलेंगी, जिनमें से सारी की सारी कमेटीज आपकी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से डिपेंड करती हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को रिकमेंड करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऐसी कमेटी थी, क्या नाम था उस कमेटी का, जिसने एमएसपी को रिकमेंड किया था कि एमएसपी होना चाहिए एंड दैट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहला आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, अशोक डलवाई कमेटी, सेकंड इज रमेश चंद कमेटी, नेक्स्ट इज MS स्वामीनाथन कमेटी एंड लास्ट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। ये चारों की चारों कमेटीज आपकी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से ही रिलेटेड है। लेकिन पूछा क्या गया है, कौन सी कमेटी है जो एमएसपी को रिकमेंड करती है कि इट शुड बी 1.5 टाइम्स या 50%। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले ऑप्शन अशोक डलवाई कमेटी, ये आपका गलत ऑप्शन है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है 2 टाइम्स डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स बाय 2022, ये इस कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो आपको जब भी अशोक डलवाई कमेटी आए तो ये फार्मर की इनकम के साथ रिलेट करेगी, तो ये आंसर हो गया गलत। नेक्स्ट इज रमेश चांद कमेटी। रमेश चांद कमेटी डिपेंड्स ऑन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग। ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिकमेंडेशन इसने दी थी कि कैसे हम अपने फार्मिंग सेक्टर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो बी रॉन्ग। MS स्वामीनाथन कमेटी इज राइट, यही आपका आंसर है। MS स्वामीनाथन वो कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इक्वल टू MSP। एंड नेक्स्ट इज स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपका आ जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव फार्मिंग के रिलेटेड, राइट, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो आंसर शुड बी MS स्वामीनाथन कमेटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
20th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे। इसी के ऊपर पूरा एडिटोरियल पार्ट जो है उसमें 4-5 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे रिफ्यूजीज के ऊपर, राइट। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, कंसीडर, आपको क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1951 कन्वेंशन दैट रिलेट्स टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि 1951 किससे रिलेट कर रहा है, राइट, दैट वुड बी वेरी सिंपल। अब आपको बता दिया है कि 1951 का कन्वेंशन रिलेट करता है स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज के साथ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज ऑल्सो नोन एज जिनेवा कन्वेंशन। कहते हैं कि 1951 का जो कन्वेंशन है जो कि स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज के साथ रिलेटेड है, क्या उसी कन्वेंशन को हम जिनेवा कन्वेंशन बोलते हैं? तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, आपको याद होना चाहिए ये बात। अब 1951, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली पेयर्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट रिफ्यूजीज दे देगा, इधर कन्वेंशन के नाम दे देगा, राइट, तो आप उसको मैच कर पाओ। दैट इज व्हाई यू शुड नो डिफरेंट कन्वेंशन, राइट। तो आपका जो रिफ्यूजीज के ऊपर कन्वेंशन है उसका नाम क्या है, जिनेवा कन्वेंशन, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड स्टेटमेंट, ये जो कन्वेंशन की बात है 1951, इट डिफाइंड रिफ्यूजीज। तो यहाँ पे पहला पार्ट तो यहीं पे आपको देखना है, क्या ये कन्वेंशन डेफिनेशन भी प्रोवाइड करता है रिफ्यूजीज की? तो बिल्कुल हाँ, डिफाइन करता है। उसके बाद राइट्स भी देता है उनको, बिल्कुल सही बात है। जिस कंट्री ने इसको साइन किया होगा उस कंट्री को, रिफ्यूजीज को ये सर्टेन राइट्स देने पड़ेंगे, राइट, एंड बट लिमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ एशियन रिफ्यूजीज ओनली। क्या बात करी जा रही है कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एशियन रिफ्यूजीज के लिए कन्वेंशन लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, पार्शियली सही है एंड पार्शियली गलत है। क्या आना चाहिए यहाँ पे, एशियन की जगह यहाँ आ जाएगा यूरोपियन रिफ्यूजीज। एशियन की जगह क्या आ जाएगा आपका, यूरोपियन रिफ्यूजीज। आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी रिफ्यूजीज बने यूरोपियन कंट्रीज में, उनके लिए ये स्पेशल 1951 का कन्वेंशन लाया गया कि जो भी जनवरी 1951 से पहले इंसिडेंट्स की वजह से रिफ्यूजीज बने हैं वो कवर किए जाएंगे इस कन्वेंशन में, एंड उनको सर्टेन राइट्स दिए जाएंगे उस कन्वेंशन के तहत, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बस यहाँ पे गलत हो गई है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट पूरी क्या थी, सही थी। तो डिफाइन तो किया है, राइट्स भी दिए हैं, लेकिन एशियन नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा, यूरोपियन रिफ्यूजीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स, तो ये होगी आपकी स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल ऑफ 1967 मेड 1951 कन्वेंशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द रिफ्यूजीज रिगार्डलेस ऑफ व्हेन और वेयर दे बिकेम रिफ्यूजीज। तो अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे कमी डिस्कस कर रहे थे, कह रहे हैं कि 1967 का जो प्रोटोकॉल, इसी कन्वेंशन का एक नया प्रोटोकॉल आया 1967 में। उन्होंने बोला है कि 51 का जो कन्वेंशन है पहले, जो कि सिर्फ यूरोपियन रिफ्यूजीज से रिलेटेड था और 51 से पहले के रिफ्यूजीज जो थे उनके लिए एप्लीकेबल था, तो यहाँ पे बोल दिया है प्रोटोकॉल 1967 ने उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर दिया है। कोई किसी भी एरिया से, किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करे, कोई कभी भी रिफ्यूजी बना हो, वो सारे इस कन्वेंशन के अंडर कवर किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब यहाँ पे देखना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमारी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या इंडिया ने ये कन्वेंशन और ये प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है? नो, आंसर इज अ बिग नो, दैट इंडिया हैज नॉट साइंड दिस रिफ्यूजी कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन। तो स्टेटमेंट आ जाए, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द जिनेवा कन्वेंशन और 1951 कन्वेंशन और 1967 रिफ्यूजी प्रोटोकॉल। तो आंसर शुड बी नो, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस आपका कन्वेंशन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया की बात करी गई है। तो सिकल सेल डिजीज जो है वो मेजरली ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि क्रिस्पर कैस9 जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए उनके अंदर जो डिजीज, सिकल सेल डिजीज पाई जाती है, सिकल सेल अनीमिया डिजीज पाई जाती है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इस बारे में आपको आर्टिकल दिया गया है, तो हम इससे रिलेटेड एक चीज डिस्कस कर लेते, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, राइट। तो क्वेश्चन कहता है सिकल सेल अनीमिया,
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिकल सेल अनीमिया होता क्या है। देखो सिंपल सी अगर हम लेमन टर्म्स में देखें तो जब आपका खून में, आप सभी को पता होगा, आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से ही ब्लड में रेड कलर आता है, ठीक है जी। तो आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये होता कहाँ है, आरबीसीज में, हीमोग्लोबिन में ये डिजीज पाई जाती है जब आपकी जो राउंड ओवल शेप्ड जो आपकी आरबीसीज होती हैं वो एक सिकल सेल की शेप ले लेते हैं। सिकल क्या होती है, दराती होती है, राइट। तो सिकल की एक शेप ले लेते हैं और बहुत जल्दी आरबीसीज डाई करने मरने लग जाते हैं, डाई हो जाते हैं। दैट इज वाई क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो खून है वो बनना बंद हो जाता है और उसको एक डिजीज बताया गया है, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है सिकल सेल अनेमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन बीटा जीन। दो पार्ट्स में बट गए। यहाँ पे कहते हैं पहली बात कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट, कि आपके अगर पेरेंट्स में या पेरेंट्स के आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये डिजीज थी तो क्या ये आपका जेनेटिकली आपके बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग्स में आ सकती है, तो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की ही बात की जाएगी, तो सिकल सेल अनीमिया जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपको मानना है, राइट। नेक्स्ट इज कहाँ होता है, हमने डिस्कस किया रेड ब्लड सेल में। तो हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट्स होती हैं, अगर आप और डिटेल में जाएं, राइट, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए 4 सब यूनिट्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। 2 अल्फा जीन्स होते हैं और 2 आपके बीटा जीन्स होते हैं। तो जो ये सिकल सेल अनीमिया है ये कौन से जीन्स में होता है, हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट में होता है, ये बीटा, हम पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा गामा, राइट, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। 4 सब यूनिट हैं, 2 अल्फा हैं, 2 बीटा हैं। तो आपके 2 जो बीटा हैं उनमें आपका हीमोग्लोबिन बीटा जीन के अंदर जो कि क्रोमोसोम 11, राइट, क्रोमोसोम 11 में आपका सिकल सेल अनीमिया डिजीज अकर करती है, वही आरबीसीज आपके सिकल सेल की शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इंडिविजुअल विद सिकल सेल ट्रेट आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, कि जिनको ये बीमारी हो जाती है वो रेजिस्टेंट, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट हो जाते हैं मलेरिया से। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। एक ये ऐसी खासियत है इस डिजीज की कि फिर उनको मलेरिया नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट इज क्रिस्पर कैस9। तो ये क्रिस्पर कैस9 क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करेगी, सिजर की तरह काम करेगी, ठीक है। मान लो ये आपका डीएनए है, ये आपका जीन है, इसमें अगर आपको ये पता है इस पर्टिकुलर जीन में, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए में ये प्रॉब्लम है और इसी की वजह से आगे आने वाली जनरेशन में या फिर आपकी बॉडी में ये बीमारी पैदा हो सकती है, तो ये जब आपकी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, हम उस पार्ट ऑफ जीन को कट कर देते हैं, उस पार्ट ऑफ डीएनए को हम कट कर देते हैं और फिर उससे क्या होता है, वो डीएनए डायरेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए को कि वो जो जेनेटिक कोड अब नया बना है उसको आगे म्यूटेट करे, बॉडी को बोले कि इसी तरीके का हमें जेनेटिक कोड बनाना है, राइट। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे कि एक कैंची है जो खराब पार्ट है उसको काट देगी और फिर बॉडी को बता देगी कि भाई अब आपने इसी तरीके का नया जीन बनाना है, नया जेनेटिक कोड बनाना है, ठीक है। ये सिंपल टर्म्स है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये डिटेल में पढ़ाया जाता है, राइट। तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एडिट द म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन बीटा जीन। तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन बीटा जीन है जो हमने यहाँ पे बात किया था उसको ये एडिट करने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल अनीमिया, जिसके वजह से जो म्यूटेशन जो चेंज हो गया है आपके हीमोग्लोबिन बीटा जीन में उसको ठीक करने में, एडिट करने में हेल्प करती है क्रिस्पर कैस9। तो यही आर्टिकल में बात की गई है कि क्रिस्पर कैस9 की हेल्प से सिकल सेल एनीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, जो कि स्पेशली हार्म करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ज़्यादातर ये बीमारी एक लार्जर अमाउंट पे देखी जाती है, राइट। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट सही। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर शुड बी ऑल 3, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात करी गई है आपकी क्रिटिकल मिनरल्स की। तो आर्टिकल किस बारे में है, दैट यूएसए एंड इंडिया बहुत जल्दी क्या करने वाले, एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं फॉर द कॉन्टिन्यूस फॉर द कॉपरेशन इन द क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। कि उसमें लेन देन खरीद फरोख्त की बात होगी। जो भी एग्रीमेंट होगा वो हम आगे आने वाले दिनों में अगर होता है तो हम उसको अपनी करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। तो क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स, वो मिनरल्स जो किसी भी इकोनॉमी को स्मूथ रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी भी इकोनॉमी के पास, किसी भी कंट्री के पास ये पर्टिकुलर आपके क्रिटिकल मिनरल्स प्रेजेंट है, अबंडेंस में है, देन दैट कंट्री इन टुडेज टाइम विल बी वेरी रिच, राइट। वो किसी भी इकोनॉमी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट। एंड देन नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन।
फर्स्ट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है MMDR जो एक्ट यहाँ पे बोली गई है उसको अमेंड किया गया। इनिशियली कब चलाई गई थी MMDR एक्ट, इनिशियली कब लागू करी गई थी 1957 में इनिशियली एक्ट आई थी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मतलब स्पेशली मिनरल्स के लिए, राइट, माइंस एंड मिनरल्स के लिए ये स्पेशल एक्ट बनाई गई थी 1957 में। 2023 में इसको अमेंड किया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस एक्ट के अमेंडमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि वो क्रिटिकल मिनरल्स जहां पे भी पाए जाते हैं उनका ऑक्शन कौन, उनकी बोली कौन लगाएगा, उनकी नीलामी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, सारे की सारा पार्ट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम, कोबाल्ट एंड अदर रेयर अर्थ मेटल्स। यस, इंडिया के पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ आपका क्या है क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। अगर हम लिथियम और निकल की बात करें तो 100% आपका क्या है इंपोर्ट करता है आपका इंडिया, राइट। और अगर हम कॉपर की बात करें तो लगभग 90 to 93% कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स है, जो इकोनॉमी रन करने के लिए, आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वही आपके क्रिटिकल मिनरल्स बोले गए हैं। एंड इंडिया के पास उनका एक लिमिटेड रिजर्व है। कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है दैट इंडिया हैज अनलिमिटेड रिजर्व्स, राइट, लेकिन इंडिया के पास क्या है, लिमिटेड रिजर्व्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 30 मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स। तो 30 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में डाला है, राइट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये आपके आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है यही स्टेटमेंट, राइट। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल 3 आर करेक्ट, राइट। तो आंसर विल बी ऑल 3। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।